नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश शर्मा और फिटर से संबंधित सेकंड क्लास के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। अभी सेकंड क्लास हम स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे ये क्लास, पिछली बार की तरह छोटी छोटी क्लास में ही बना पाएंगे अभी, ताकि आप भी बोर ना हो पाएँ और थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ सकें। मैंने पहले ही बता दिया था कि हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो आपकी जो निमी की बुक है उसकी जो PDF है उसी से पढ़ेंगे। इसमें जो जो लाइन लिखी हुई है प्रत्येक मैं आपको बताऊंगा, प्रत्येक टूल के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, उसके क्या क्या उपयोग हैं वो लिखे गए हैं। इसमें जो चीज़ लिखी रहेगी वो ही सर्वमान्य रहेगी, वही आंसर सही रहेगा। चाहे जो भी इसमें लिखा होगा, चाहे कुछ भी लिखा होगा, वही मान्य रहेगा। आप ऑब्जेक्शन भी इसी के आधार पर लगा सकते हैं। जो हमारी निमी बुक है वो DGT के द्वारा छापी गई है, निमी के द्वारा छापी गई है, तो उसी में से हम पढ़ाई करने वाले हैं आगे। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे। एक तो जिस भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको अनुदेशक भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट्स हैं वो यहीं पे मिलते रहेंगे। और जो भी साथी यहाँ पे फिटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं वो तो ज़रूर मेरे से जुड़े रहें। हम धीरे धीरे करके जो सिलेबस है उसको पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। यहीं पर थोड़ा सा क्या है कि समय कम मिल पाता है, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है क्लासेस बनाने में। तो आज थोड़ा समय मिला है इसलिए हम छोटी क्लास रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। आज का टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। तो हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे सरफेस गेज। देखिए सरफेस गेज आपके सामने डायग्राम दे रखा है, क्या काम आता है। मेरी नज़र में इसका सबसे जो अच्छा काम है, वैसे तो काम देखो ये डेटम लाइन के साथ साथ मार्किंग वगैरह करना और ये सब करना आपके सामने दिया गया है। इसके पार्ट्स नेम है, ये आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, खुद ज़्यादा अच्छे से समझदार आदमी हैं आप। ये इसमें स्क्राइबर लगा हुआ है, ये नट लगा हुआ है, स्नग है, ये आपके सामने स्पिंडल खड़ा गया है और ये नीचे बेस है। ये साधारण टाइप का या फिक्स्ड टाइप का कह सकते हैं। आपके सामने सरफेस गेज है वो रखा गया है। इससे मैं नीचे चलो दूसरा डायग्राम आपको दिखाऊं तो ये आपके सामने यूनिवर्सल है। इसमें क्या फ़ायदा है, इसका जो बेस है ना, इसमें से आप इसको किसी भी साइड में घुमा सकते हैं। यूनिवर्सल इसलिए इसका नाम रखा गया है। तो इसके नीचे जैसे फाइनल एडजस्टमेंट स्क्रू जो लगा रखा है इसको यूज करके आप चारों तरफ कहीं भी इसको घुमा सकते हैं। इसका बेस है उससे थोड़ा सा बड़ा है, ये रोकर आर्म लगी हुई है, बाकी सारी चीज़ें लगभग वो की वो है ऊपर। मेन काम है इसका। क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है मेरी नज़र में आपको मैं बता दूँ, ये वाली चीज़ है कि जॉब की ऊंचाई एवं समानांतरता की जांच करने तथा मशीन स्पिंडल से के अंदर यानी कि कंसेंट्रिक जॉब को सेट करने के लिए ये आपके सामने लेथ मशीन का फोरजाचक दिया गया है जिसके अंदर जॉब लगाई गई है राउंड। वो कंसेंट्रिक है कि नहीं, कंसेंट्रिक का मतलब सेक अंदर, यानी कि जो लेथ मशीन का स्पिंडल जो घूमता है उसके साथ में कंसेंट्रिक यानी कि सेंटर में है कि नहीं। क्योंकि आपको पता है लेथ मशीन के स्पिंडल के साथ में फोरजाचक में अगर जॉब हमारी सेंटर में नहीं रहेगी तो जो भी हम उसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे वो सारे के सारे गलत ही रहेंगे, सही ऑपरेशन हमारा नहीं हो पाएगा। चाहे टर्निंग करो, स्टेप टर्निंग करो, फेसिंग करो, कुछ भी करो, तो उसको चेक करने के लिए इसका मुख्य उपयोग है वो सरफेस गेज का वो किया जाता है। आपके सामने लिखा गया है, ये डायग्राम भी आ सकता है कि ये क्या रखा गया है या ये क्या चीज़ है या ये क्या चीज़ है। तो ये आपके सामने फोरजाचक है, ये जॉब लगाई गई है और ये जो रखा गया है वो आपके सरफेस गेज है। ये लेथ के जो बेड है वो है, लेथ मशीन के बेड के ऊपर ये रखा गया है। तो लेथ मशीन के अंदर जब जॉब लगाते हैं फोरजाचक में ट्रू करने के लिए तो वो कंसेंट्रिक है कि नहीं, सेक के अंदर में है कि नहीं स्पिंडल के साथ में, ये चेक करने के लिए हमारा जो सरफेस गेज है वो काम में लिया जाता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था हम यहाँ पे एकदम बिल्कुल वो बात नहीं करेंगे क्लास में पढ़ाने की जैसे ही, हम यहाँ पे वही बात करेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, कई साथी ये ना सोचें कि इतना सा बता करके मैं आगे कैसे चला गया। देखो मैं आपको जितना बता रहा हूँ उस चीज़ में से आपसे उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। मैंने आपको हाई से हाई बता दिया, अब उससे ऊपर आपसे नहीं पूछा जाएगा। उससे कुछ भी पूछा जाएगा तो उससे नीचे ही पूछा जाएगा जो उसके पार्ट्स वगैरह हैं। बाकी मेरे ख्याल से कंपटीशन एग्जाम में आपसे उसके पार्ट्स वगैरह हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पे कोल्ड चीज़ें। देखिए इसी PDF में निरंतर हम चलते जा रहे हैं, इसलिए मैंने कोई कंबाइंड टॉपिक नहीं लिया कि हम पहले कटिंग टूल्स ही पढ़ें। क्योंकि इस PDF में जो कटिंग टूल्स हैं आधे कहीं दे रखे हैं, आधे कहीं दे रखे हैं, कोई कुछ कहीं दे रखा है, कोई कुछ कहीं दे रखा है। तो हमारा
लास्ट जो पहला और लास्ट जो उद्देश्य है वो है हमारा जो सिलेबस दिया गया है उसके रिगार्डिंग हमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना। तो उसके साथ साथ जो भी इसमें दिया साथ साथ में दे रखा है वही मैं आपको कवर करता हुआ साथ साथ में चल रहे हैं। इससे नीचे नीचे जैसे जैसे जो क्लासेस बनती जाएंगे हम वहीं से पढ़ते जाएंगे। अच्छी बात यह रहेगी कि अगर आप कोई नोटबुक साथ में रखें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उनको आप जरूर नोट करके रखें, ठीक है। तो देखिए कोल्ड चीजल, सबसे पहले चीजल क्या काम आती है तो सभी को पता है, चीजल है वो चिपिंग करने के काम आती है। किसी भी जॉब के अंदर से या किसी धातु के अंदर से एक्स्ट्रा मटेरियल है वो हम हटा सकते हैं चीजल के द्वारा हैमरिंग कर करके। ये देखिए सामने डायग्राम दे रखा है, ये आपके सामने कोई जॉब है उसके ऊपर ये चीजल लगा रखी है। ये पीछे से हम बॉल पिन हैमर के द्वारा चोट लगा रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ से धातु हटती हुई आपके सामने नज़र आ रही है। तो ये जो ऑपरेशन है वो चीजल के द्वारा किया जाता है। चीजल के जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार होता है, हेक्सागन या ऑक्टागन में आपको बता दूं। और जो चीजल के जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं कोल्ड चीजल के वो आपके सामने यहाँ पे लिखे गए हैं। सबसे पहले है फ्लैट चीजल यानी कि सपाट छनी, दूसरी है क्रॉस कट चीजल, तीसरी है यहाँ पे अर्धगोलाकार नासिका यानी कि हाफ राउंड नोज चीजल जिसको कहते हैं। अगली हमारी डायमंड पॉइंट चीजल। ये चार महत्वपूर्ण चीजल आपके सामने इसमें दी गई हैं, उनके डायग्राम भी आपके सामने हैं। यहाँ पे देखिए ये फ्लैट चीजल का है, ये क्रॉस कट चीजल का दिया गया है, ये राउंड नोज चीजल का दिया गया है, ठीक है। तो अब इनके मुख्य कार्य क्या क्या हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको पहले बता दिया, आपने जो भी पढ़ रखा हो, कहीं से भी पढ़ रखा हो, इसमें जो लिखा गया है वही सर्व सत्य है, खास तौर पे इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहीं से जो आंसर है वो आपका माना जाएगा। तो हम प्रत्येक जो आपकी छेनी है उसके क्या कार्य हैं उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो इसका मटेरियल वगैरह यहाँ पे लिखा गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए इसके पार्ट्स दे रखे हैं, ये इसका हेड है, ये इसकी बॉडी है बीच के अंदर, और ये लास्ट में इसका पॉइंट है जो कटिंग करता है सामने, ठीक है। छेनियाँ हैं वो उच्च कार्बन इस्पात या क्रोम वेनेडियम इस्पात की बनाई जाती हैं। छेनियों का अनुप्रस्थ काट है वो मैंने आपको बताया था भी षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार होता है। और इसका जो ये पॉइंट है ये लास्ट वाला, इसको हार्ड व टेम्पर कर लेते हैं, वही यहाँ पे लिखा गया है। ये हार्ड और टेम्पर इसकी बातें हम आगे जब पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट वगैरह तब करेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि कौन सी चीजल का क्या कार्य है। मेन वही है, वही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा गया है फ्लैट चीजल का क्या कार्य है। फ्लैट चीजल के बारे में लिखा गया है कि इनका उपयोग बड़ी सपाट सतहों से पदार्थ को हटाने, वेल्ड जोड़ एवं ढलाई से अतिरिक्त धातु की चिपिंग करने हेतु किया जाता है। यानी कि नॉर्मल कार्य लिखे गए हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो नीचे दिया गया है। क्रॉस कट अथवा कैप चीजल जिसको कहते हैं, देखिए क्रॉस कट का ही दूसरा नाम है वो कैप चीजल है, ये भी आप याद रखना। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी चीजल का दूसरा नाम कैप चीजल है या कैप चीजल ही आपको ऑप्शन में दे सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्रॉस कट चीजल ही कैप चीजल होती है। तो यहाँ पे देखिए इनका प्रयोग चाबी घाट यानी कि कीवे बनाने के लिए, ग्रूज बनाने के लिए और झिरी काटने हेतु, ये आपको डेफिनेटली क्वेश्चन में देखने के लिए मिल सकता है कि कीवे काटने के लिए कौन सी चीजल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में आपको क्रॉस कट ना देकर के केप चीजल भी दे सकते हैं, तो आपका सही आंसर है वो केप चीजल या क्रॉस चीजल के साथ ही जाएगा। आप डायमंड पॉइंट के चक्कर में या हाफ राउंड या क्रॉस कट के चक्कर में ना रह जाए। मैं आपको बता दूं, सॉरी क्रॉस कट तो आंसर है ये हमारा। आप हाफ राउंड नोज चीजल या डायमंड पॉइंट चीजल के चक्कर में ना रह जाए। क्रॉस कट या केप चीजल ही ऐसी है जो कि कीवे काटने के लिए, ग्रूव्स काटने के लिए और झिरी काटने के लिए, तीनों चीज काटने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। अगली हमारी जो चीजल है वो है हाफ राउंड नोज चीजल जिसको कहते हैं। तो इनका उपयोग वक्राकार खांचे काटने के लिए, ऑयल जो नालियां हैं उनको काटने के लिए किया जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वक्राकार यानी कि करव शेप के जो ग्रूव्स हैं उनको काटने के लिए कौन सी चीजल उपयोग में लेते हैं, तो वो है हाफ राउंड नोज चीजल। और लास्ट में आपकी डायमंड पॉइंट चीजल दी गई है। इसका उपयोग कोण, जोड़ एवं पदार्थों को चौरस करने के लिए किया जाता है। इसके रिगार्डिंग आपके डायग्राम भी यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए ये हाफ राउंड नोज चीजल के द्वारा करव शेप में जो नालियाँ हैं वो काटी गई हैं। अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजल है वो है ये, इसको कहते हैं वेब चीजल। ये देखिए आपके सामने किसी जॉब के ऊपर ये चेन ड्रिलिंग की गई है। ये जो छेद बनाए गए हैं ना, इसको कहते हैं चेन ड्रिलिंग। जब हमें ये बीच की धातु यहाँ से निकालनी है बाहर, तब हम चेन ड्रिलिंग करते हैं। और कोई हमारे पास जरिया होता नहीं है, हमने एक ही साइज़ की लाइन में काफ़ी सारे ड्रिल होल निकालिए, अब हमें इसको बाहर निकालना है, ठीक है।
तब हम किसका उपयोग करते हैं, वेब चीजल का। ये वेब चीजल देखिए दो किनारों के बीच में हमने रखी है और ऊपर से हैमरिंग करेंगे तो ये इनको काटती हुई जाएगी और लास्ट में इसको निकाल देंगे। तो कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि चैन ड्रिलिंग के बाद बीच की धातु को निकालने के लिए कौन सी चीजल का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर है वो वेब चीजल के साथ में चला जाएगा। ये आपको नोट डाउन करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रत्येक चीजल के कार्य हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है चीजल में दिए गए कोण। तो देखिए सबसे पहले तो पॉइंट एंगल है, ठीक है। पॉइंट एंगल हमारा है वो डिफरेंट मटेरियल के ऊपर निर्भर करता है कि कौन से मटेरियल है, उसके हिसाब से हम चीजल का पॉइंट एंगल है वो सेट करते हैं। ये देखिए करंट इंक्लाइनेशन है, पॉइंट एंगल है वो आपका जो इसके लास्ट के ये कटिंग वाले भाग है ना, इन दोनों के किनारों से इस तरह से करेंगे तो ये बीच का जो एंगल बनेगा ये आपका पॉइंट एंगल रहेगा किसी जॉब के साथ में, ठीक है। इसके नीचे की मैं बात करूं, ये आपके सामने डायग्राम दे ही रखा है, देखिए ये यहाँ से लाइन दे रखी है, ये यहाँ से लाइन दे रखी है, इसके बीच का ये जो इतना भाग है ये हमारा पॉइंट एंगल है, ठीक है। फिर इस लाइन से लेकर के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का इतना जो भाग है ना, ये जो भाग, इसको कहेंगे हम क्लियरेंस। ये आगे नहीं बाहर नहीं जाएगा, इसको कहेंगे क्लियरेंस एंगल, अवकाश कोण जिसको हिंदी में कहते हैं। क्लियरेंस एंगल देना क्यों जरूरी है, देखिए एक बार ये मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। अभी देखिए थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं। जब हम इसकी यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं तो अगर मैं इस चीजल को और नीचे की तरफ में झुका दूं तो इसका ये जो भाग है ना, इसका ये जो भाग है ये हमारी सरफेस के साथ में टच करेगा और हमारी कटिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए कटिंग करते समय हमें क्लियरेंस देना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्लियरेंस कहाँ होता है, पॉइंट एंगल के जो नीचे वाला भाग है ना उसके नीचे और सरफेस के साथ में जो कोण बनेगा उसको क्लियरेंस एंगल कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया देखो, अवकाश कोण अल्फा से डिनोटेड है। नोक के निचले फलक एवं कर्तन धार से शुरू होकर कार्य जोब से स्पर्श रेखा के बीच का कोण होता है अवकाश कोण। ये जो हमारा कोण बन रहा है यहाँ पे पॉइंट एंगल का जो नीचे वाला भाग है, उसके बाद जो नीचे की स्पर्श रेखा है हमारी, जहाँ तक भी हमारी जॉब है उस तक का जो बीच का जो कोण रहेगा ना, ये इतना कोण आपका क्लियरेंस एंगल रहेगा, अवकाश कोण। ये डायग्राम में पूछ सकते हैं या ये लाइन लिख सकते हैं आपसे, कर्तन धार से शुरू होकर कार्य जोब से स्पर्श रेखा, यानी देखिए नोक के निचले फलक एवं, नोक का निचला फलक ये हो गया ना नीचे का भाग, निचले फलक एवं कर्तन धार से शुरू होकर कार्य जोब से स्पर्श रेखा के बीच, ये आपका पॉइंट एंगल है और ये स्पर्श रेखा है। इनके बीच का जो कोण बन रहा है निचली साइड का, उसको कौन सा कोण कहेंगे, क्लियरेंस एंगल कहेंगे। यही चीज ऊपर के लिए लागू हो गई, ये आपका पॉइंट एंगल है। कर्तन धार के जो ऊपर का फलक है ना, उसके बाद में ऊपर जो आपकी परपेंडिकुलर लाइन रहेगी, इन दोनों के बीच का जो कोण बनेगा उसको कहेंगे रैक एंगल। क्या कहेंगे, रैक एंगल। कई बार क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बता दूं, ऐसे कहेंगे कि जब क्लियरेंस एंगल बढ़ता है, यानी कि क्लियरेंस एंगल अभी मान लो 15 डिग्री का है, ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ा करके 20 डिग्री या 25 डिग्री कर देता हूं, यानी कि क्लियरेंस एंगल जब बढ़ता है तो रैक कोण पे क्या प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन में रहेगा कि वो बढ़ता है, वो घटता है, या कोई फर्क नहीं पड़ता है, समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए इस डायग्राम के माध्यम से कि जब इस चीजल को ऊपर खिसकाएंगे तो हमारा क्लियरेंस कोण है वो बढ़ेगा, लेकिन जो रैक कोण है वो छोटा होता जाएगा। और ये उल्टा भी पूछ सकते हैं कि जब रैक कोण बढ़ेगा तो क्लियरेंस कोण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा क्लियरेंस कोण है वो छोटा होता जाएगा। ये क्वेश्चन पहले पेपर में पूछा जा चुका है कि जब क्लियरेंस कोण किसी चीजल का बढ़ता है तो रैक कोण पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो रैक कोण क्या है वो छोटा होता जाता है। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली हैं कि जब ये यहाँ से बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और ऊपरी फलक के साइड में जो कोण बनेगा वो रैक एंगल रहेगा, निचली फलक के साथ में पॉइंट एंगल के बाद और जो सरफेस एरिया है उसके बीच का जो कोण रहेगा वो हमारा क्लियरेंस एंगल रहेगा। ये नोट करके रखना आप, ये डायग्राम, चाहे इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ अच्छे से। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर का रैक एंगल, नीचे का क्लियरेंस एंगल और बीच का आपका पॉइंट एंगल रह गया, ठीक है। तीनों कोण दिए गए, देखिए रैक एंगल के बारे में यहाँ लिखा हुआ भी है, रैक कोण
कर्तन नोक के ऊपरी फलक आ गया यहाँ पे, एवं कर्तनधार की कार्य सतह को लंब के बीच का कोण है। ये लंब डला हुआ है यहाँ पे, ये आपका पॉइंट एंगल है, और ऊपरी फलक है ये ऊपर की साइड का, इनके बीच का ये जो कोण है गामा, ये कौन सा कोण रहेगा? रेक एंगल रहेगा। बीच का जो दोनों का है ये पॉइंट एंगल रहेगा, नीचे का आपका क्लियरेंस एंगल रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपके तीनों एंगल में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, या तीनों एंगल के किसी भी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप उसका आसानी से अब जवाब दे पाएंगे। ठीक है, कि कौन सा एंगल बढ़ने से कौन सा घटता है, या कौन सा एंगल कहाँ पे बनता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ आपके सामने सारणी दी गई है कि जो पॉइंट एंगल है वो कौन सी धातु के लिए, जैसे कि यहाँ पे हाई कार्बन स्टील के लिए 65 डिग्री दे रखा है, कास्ट आयरन के लिए यहाँ पे 60 डिग्री है, माइल्ड स्टील के लिए यहाँ पे 55 डिग्री है, पीतल के लिए 50 डिग्री है, तांबा के लिए 45 है, एल्यूमिनियम के लिए 30 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम वगैरह, तांबा, पीतल वगैरह। पीतल भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तांबा, ये लास्ट के तीनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट सारे ही हैं। इन सबको आपको भाई याद कर लेना, मैं बता दूँ, रट लेना अच्छे से। कोई सा भी एंगल है वो आपसे जो चीजल का है वो चिपिंग करते समय धातु का नाम दे करके पूछ सकते हैं कि कौन सा धातु की कटिंग करते समय, चिपिंग करते समय कितना एंगल रखा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। ये चीजल की ड्रिलिंग वगैरह के मेथड दे रखे हैं, ये अपने क्वेश्चन से संबंधित नहीं है। ये मार्किंग वीडियो वगैरह आ गया, अगली क्लास में इनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। एक हॉट चीजल से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाता है कि हॉट चीजल का कोण कितना रहता है। तो मैं आपको बता दूं, हॉट चीजल का कोण है वो 30 डिग्री रहता है, आप उसको नोट कर लेना। हॉट चीजल से संबंधित मैंने एक ही क्वेश्चन अभी तक देखा है ये, और भी कुछ रहेगा तो कहीं से ढूंढ के कोई बुक्स में से चीजल के रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन रहेंगे, या जब मैं MCQs बनाऊंगा तो और कोई बची हुई चीज़ें हैं वो इसके क्लास के अंदर हम शामिल कर लेंगे। आपका कोई डाउट हो या कुछ गलत मैंने बता दिया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और हाँ भाई, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको थोड़ा सा शेयर और लाइक ज़रूर करके जाएं, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करके जाएं, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ रिएक्शन आप ज़रूर दे करके जाएँ। ऐसा ना हो कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो ऐसे ही जारी हो हमारी। तो इसी के साथ क्लास का एंड करते हैं हम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।